नमस्कार दोस्तों आज हम लोग लेकर आए हैं लेखपाल भर्ती परीक्षा 2015 का पेपर, जिसकी हम लोग व्याख्या करेंगे और किस प्रकार का यह पेपर 2015 में आया था, जिसके कारण आपकी पीटी परीक्षा के बाद जो उपरांत परीक्षा लेखपाल की होगी उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, हम लोग हिंदी, गणित, सामान्य जानकारी और ग्रामीण विकास के भाग पर हम लोग 4 वीडियो प्रस्तुत करेंगे जो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, तो आज हिंदी का पहला भाग हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। दोस्तों, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन की व्याख्यात्मक हल सहित हम लोग आपको जानकारी देंगे। देखते हैं क्वेश्चन। दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो कहता है दोस्तों कि उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो अपने को भी नहीं। फिर से ध्यान दीजिए दोस्तों कि उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने डर को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। तो इस लुप्त में कौन सा शब्द आएगा दोस्तों? तो क्या सहयोगी आएगा कि विपक्षी आएगा कि प्रतिरोधी आएगा कि शत्रु आएगा? शत्रु को चोट नहीं पहुंचा सकता। कौन होगा दोस्तों? शत्रु को चोट नहीं पहुंचा सकता। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? पहले का डी। ये 2015 की परीक्षा के लेखपाल का पेपर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है देश की रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को रहना चाहिए, प्रबुद्ध रहना चाहिए, संबंध रहना चाहिए, उद्यत रहना चाहिए, उद्यत रहना चाहिए। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों, उद्यत रहना चाहिए। ये 2015 की लेखपाल परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है, हिंदी के भाग में पूछा गया क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि अरविंद शब्द का पर्यायवाची कौन सा शब्द होगा? तो अरविंद का शब्द का पर्यायवाची केवड़ा नहीं होगा, गुलाब नहीं होगा, कल्पवृक्ष नहीं होगा, तो कौन होगा दोस्तों? कमल होगा। और अरविंद शब्द का पर्यायवाची जो होगा वो अन्य जो होंगी वो पंकज भी होंगे दोस्तों। कौन होगा? पंकज भी होगा, जलज भी होगा। ठीक, कमल का पर्यायवाची क्या हो गया? पंकज भी हो गया, जलल भी हो गया और अरविंद भी हो गया। तो ये क्वेश्चन तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा। चौथे क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? यह निम्नलिखित में से कहता है क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में लिखित वाक्यों में से सही वाक्य का चयन कीजिए। तो दोस्तों यहाँ सही वाक्य का चयन करना है। 2 क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि हैं और सूर ब्रजभाषी हैं। ठीक है दोस्तों, तो तुलसी अवधि के कवि हैं और श्रेष्ठ कवि हैं और सूर ब्रजभाषी हैं। तुलसी सूर, देखिए ये दोस्तों एक चीज़ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये है आपका सही वाक्य नहीं है। तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि हैं और सूर किसके श्रेष्ठ कवि हैं दोस्तों? ब्रजभाषी। तुलसी और सूर अवधि ब्रजभाषी श्रेष्ठ कवि हैं, ये भी शब्द गलत है दोस्तों, अर्थात सही वाक्य नहीं है। कहता है दोस्तों तुलसी और सूर, तुलसी और सूर क्रमशः अवधि, तुलसी अवधि के और सूर ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। तो दोस्तों ये सी वाला जो है सही वाक्य है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 का सी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। कहता है जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। दोस्तों जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, क्या यह सही वाक्य है? जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। जीवन और साहित्य का अगाध संबंध है। ठीक है दोस्तों, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। तो घोर संबंध तो नहीं होगा दोस्तों, क्या होगा? घनिष्ठ संबंध है। क्या इसका सी आंसर होगा? जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है दोस्तों। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन 6वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? ये ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है दोस्तों कि राजा सेवक को कंबल देता है। राजा किसको? सेवक को कंबल देता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन पर हम लोग
हाँ दोस्तों, कहता क्वेश्चन क्या, राजा सेवक को कंबल देता है ना दोस्तों। वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? तो राजा सेवक को, कर्ता ने कर्म को, तो जहाँ को चिन्ह आ जाए दोस्तों आप जानते हैं कि वो कर्म कारक होता है। तो 6 का आंसर जो हो जाएगा कर्म कारक। ठीक है दोस्तों, तो कर्ता ने कर्म को, है ना दोस्तों। अगले क्वेश्चन चलते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, खिसियानी बिल्ली, क्या है दोस्तों, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो अपनों से बड़ों पर क्रोध करना, कायरतापूर्ण व्यवहार करना, किसी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध करना, अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना। तो किसी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध करना, तो उसका अर्थ होता है, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा दोस्तों, कि किसी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध करना। खिसियानी बिल्ली खंबा नोची। अगले क्वेश्चन चलते हैं। कांठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती। तो इस मुहावरे का जो अर्थ होगा, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। समझ रहे हैं दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन चलते हैं। खूंटी शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, खूंटी जो शब्द है, ध्यान दीजिए, खूंटी शब्द का बहुवचन जो होगा वो खूंटियाँ होगा। कौन होगा दोस्तों? खूंटियाँ होगा। ठीक है दोस्तों, तो खूंटी है तो खूंटियाँ, इस तरीके से, तो बी आंसर होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो कहता है दोस्तों, 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। अज और अजन्मा, तो दूसरा अर्थ बताइए। तो जो शब्द, अनेकार्थी शब्द की जो शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त हों वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं दोस्तों। तो ईश्वर अजन्मा है, उन्होंने जन्म नहीं लिया है। अन्य सभी में जानते हैं दोस्तों कि जीव जन्म लेता है। तो अजन्मा कौन हो गया दोस्तों? यहाँ पर ईश्वर हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों? ईश्वर है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? 11 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो 11 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों वो डी होगा। प्रतिनिधि शुद्ध है और सब गलत है। तो प्रतिनिधि इसी तरीके से लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द चुनिए। तो कृष का विलोम क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों। तो 12 नंबर का आप जानते हैं कृष का विलोम जो होगा वो होगा हष्ट पुष्ट। क्या होगा? हष्ट पुष्ट। बहुत ध्यान दीजिएगा, कृष का विलोम क्या होगा? हष्ट पुष्ट। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, कृष माने क्या हो जाए? कमजोर। हाँ, उसका क्या हो जाएगा? हष्ट पुष्ट। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। 12 नंबर के बाद 13 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों अल्पज्ञ का विलोम क्या होगा? तो अल्पज्ञ का विलोम आप जानते हैं अभिज्ञ नहीं होगा, अवज्ञ नहीं होगा, कृतज्ञ नहीं होगा। तो क्या होगा? अल्पज्ञ का सर्वज्ञ। क्या होगा दोस्तों? अल्पज्ञ का सर्वज्ञ। अगले क्वेश्चन चलते हैं। कहता है 14 से 15 तक में निम्नलिखित वाक्यों में कुछ में त्रुटियां हैं। त्रुटि वाले वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उसके अनुरूप अक्षर ABC वाले गोले को काला कर। यदि वाक्य में कोई त्रुटि नहीं है तो D वाले गोले को पूरी तरीके से काला करें। तो जब वाक्य में कोई त्रुटि नहीं होगी तो उसमें D ऑप्शन हमारा लोग का रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो विद्यालय में जलपान को, है ना दोस्तों, उत्तम व्यवस्था है। तो देखिए दोस्तों, प्रस्तुत वाक्य में जलपान को अशुद्ध है, जलपान को अशुद्ध है, अशुद्ध क्या होगा? जलपान का होगा दोस्तों। क्या होगा?
जलपान का, तो जलपान को नहीं होगा, जलपान का होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों वो 14 का बी होगा। जलपान को गलत है, क्या हो जाना चाहिए, जलपान का होना चाहिए। समझ रहे हैं दोस्तों। को क्या होता है, कर्म कारक होता है ना। इस वाक्य में जलपान और प्रबंधन का संबंध दर्शित किया गया है। संबंध कारक का चिन्ह का होता है ना, इसलिए जलपान का प्रयोग अशुद्ध, जलपान का प्रयोग होना चाहिए, जलपान को नहीं होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, यहाँ संबंध स्थापित करता है इसलिए संबंध कारक है, और संबंध कारक का चिन्ह क्या होता है, का वाला होता है। तो जलपान को नहीं होगा, जलपान का होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है। तो बहुत ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस वाक्य में लिंग संबंधी अशुद्धियाँ दिखाई दे रही हैं। अच्छी लगती है, तो अच्छी लगती हैं, अच्छी नहीं, अच्छा यहाँ लिखा अच्छी लगती हैं, यही गलत है। स्त्रीलिंग का इस्तेमाल किया गया है जो कि अशुद्ध है। अच्छी लगती है, ठीक है। मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छा लगता है, ठीक है, अच्छी लगती है नहीं। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन चलते हैं। सुलम करुण रस का स्थायी भाव क्या है। तो जानते हैं दोस्तों, भाव दो प्रकार के होते हैं, एक स्थायी होते हैं और एक संचारी होते हैं दोस्तों। एक स्थायी होते हैं, एक संचारी होते हैं। ठीक है, स्थायी भाव ऐसे भाव हैं जो मन में अधिक समय तक रहकर उसे मग्न कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं, स्थायी भाव कहते हैं। तो एक चीज़ जानते रहिएगा, क्वेश्चन कभी कभी रस के विषय में जरूर क्वेश्चन पूछता है। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा, तो आप जानते हैं शोक होगा दोस्तों। क्या होगा, शोक होगा। ठीक है दोस्तों, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, शोक। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है। तो भूतकालिक भेद कौन सा है, अर्थात मतलब भूतकालिक में कौन सा है, संदिग्ध भूत है कि समान भूत है कि पूर्ण भूत है कि असन्न भूत है दोस्तों। तो जानते हैं दोस्तों, इस वाक्य में पूर्ण भूतकाल का प्रयोग किया गया है। क्रिया के जिस रूप में बीते हुए समय में किसी कार्य के समाप्त होने का बोध हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णकालिक। तो यहाँ मैं खाना खा चुका हूँ, तो कार्य क्या हो गया, मैं खाना खा चुका हूँ, कार्य समाप्त हो चुका है, इसलिए पूर्ण भूत होगा दोस्तों। इसका आंसर 17 का सी होगा। 18 नंबर क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो तत्सम और तत्भव, ये बहुत क्वेश्चन पूछता है। तत् माने उससे, सम माने समान, उसके समान। तत् माने उसके, सम माने समान, उसके समान अर्थात किसके समान, संस्कृत के समान। और तद्भव, तद माने उससे, भव माने उत्पन्न अर्थात किससे उत्पन्न, अर्थात संस्कृत से उत्पन्न, तो उसे क्या कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर तत्सम कौन होगा, क्या आँख होगा, तत्सम कौन होगा, यही प्रश्न है दोस्तों। तो क्या आँख होगा, बहुत ध्यान दीजिएगा। क्या अग्र होगा, क्या आग होगा, क्या आज होगा। तो आप जानते हो यहाँ पर आग्र होगा, है ना, और आँख नहीं होगा, है ना, आग नहीं होगा, आवाज़ नहीं होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है, ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए। तो ठठेरा का शब्द का लिंग जब आप परिवर्तित करेंगे अर्थात स्त्रीलिंग में ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, बहुत ध्यान दीजिएगा। तो आप जानते हैं कि इसका आंसर जो होगा ठठेरिन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ठठेरिन। तो स्त्रीलिंग में कौन सा आएगा, ठठेरिन। ये भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों, है ना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द चुनिए। पर्वत की तलहटी, तो एक शब्द चुनना है आपको। पर्वत की तलहटी को हम लोग क्या कहेंगे, एक शब्द। तो आप जानते हैं दोस्तों कि पर्वतीय प्रदेशों के मध्य के मैदान को घाटी कहते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों,
तो घाटी कहते हैं, इसलिए पर्वतीय टहलिटी किसको कहेंगे? इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? घाटी होगा। क्या होगा? घाटी। अगला क्वेश्चन, कंजूसी से धन व्यय करने वाला। तो कंजूसी से धन व्यय करने वाला कौन होता है? कृपण होता है, कंजूस होता है। ठीक है, इसका आंसर डी होगा। 22, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तद्भव अभी हमने आपको बताया, तो तद माने संस्कृत से जो भव में उत्पन्न हुआ हो। यहाँ पर क्या है दोस्तों? क्या आपका कुपुत्र है कि अमी है कि उलूक है कि इष्टिका है? तो इसका जो आंसर हो गया दोस्तों वो हो गया आपका अमी। कौन है? अमी है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन चलते हैं। 13 नंबर जो क्वेश्चन कहता है देशांतर में कौन सा समास है? बहुत गजब का क्वेश्चन है दोस्तों। देश का अंतर, देशांतर कौन सा क्वेश्चन है? देश का अंतर है ना, देशांतर। ठीक है दोस्तों, तो देशांतर बहुब्री द्विगु दंड कर्मधारय, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो देशांतर कौन सा समास हो गया आपका? देश का अंतर हो गया। तो यहाँ द्वितीय पद प्रधान होगा, है ना। तो द्वितीय पद प्रधान किस में होगा? कर्मधारय में होगा। ठीक है दोस्तों, कर्मधारय तत्पुरुष का ही भेद है ना। तो ये चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे कौन सा समास हो गया? कर्मधारय। इसमें कर्मधारय समास में एक पहचान और होती है दोस्तों, वहाँ जो देशांतर कह रहा है यहाँ कर्मधारय समास उपस्थित होता है दोस्तों। तो इस देशांतर कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अंबर पनघट में डूबी रही, तारा घट ऊषा नगरी में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों दो अलग अलग वस्तुओं या व्यक्तियों के रूप, धर्म या सदृश का वर्णन हो वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ कौन सा अलंकार दिखाई दे रहा है दोस्तों? तो अंबर पटघन में तारा घट ऊषा नगरी, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है? उपमान अलंकार है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। निर्धन में कौन सी संधि है? तो आप जानते हैं निर्धन में निर्धन, निधन, धन अर्थात विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है दोस्तों? विसर्ग संधि है। तो ये दोस्तों लेखपाल परीक्षा 2015 का हिंदी का भाग है। अगला भाग जो होगा दोस्तों वो होगा आपका गणित का भाग, जिसे हम लोग प्रस्तुत करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।